A very warm welcome to all of you who is looking at this video. So in this video, we're going to cover the international business units. So let's get started. So here, um, just a minute. View full screen reading. Okay. So, in this unit, international business, we are going to see. पहले हमें देखना है कि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है. ठीक है. कोई भी अगर फर्म है, उस फर्म को अगर अपना बिजनेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करना है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस. मतलब कोई भी ऐसा कोई ट्रेड या ऐसा कोई बिजनेस जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री से बाहर हो रहा हो. ठीक है. तो जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी डोमेस्टिक कंट्री से बाहर हो रही है, नेशनल बाउंड्री से बाहर हो रही है, तो इससे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. ओके. तो सिंपल मीनिंग हमारी ये समझ में आई हमें. पर इस इंटरनेशनल ट्रेड को करने के कई तरीके होते हैं, और जो फर्म्स होती हैं वो इन कई तरीकों को अपनाती है. सो लेट्स सी क्या क्या होता है. ठीक है. सो मैंने इन सभी चीजों को बहुत डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है, एंड वी विल cover all those aspects, modes of entering into the business in detail. So पहले हमें ये देखना है कि जो ये हम इंटरनेशनल अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसका क्या मोटिव होता है. किसी भी बिजनेस का क्या मोटिव होता है. फर्स्ट, उसे अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करना होता है, लार्जर मार्केट्स. उसको नेटवर्किंग करनी होती है, उसको प्रॉफिट्स हमारे इंक्रीज करने होते हैं. उसे रिसोर्सेज का एक्सेस चाहिए होता है, उसे रिस्क को डाइवर्सिफाई करना होता है. ठीक है. उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना होता है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये कि ऐसा पॉइंट जहां पे उसके प्रॉफिट्स तो ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वो कम आ रही है. मतलब वो जो प्रोडक्शन कर रहा है उससे उसकी कॉस्ट कम आ रही है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं. तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और इसी पॉइंट को ही हम एक और वर्ड में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मतलब कि आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस अलग से स्टैंड आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम यूनिक फीचर, बिकॉज ऑफ सम यूनिक आइडेंटिटी ऑफ दैट बिजनेस और यूनिक फीचर ऑफ द प्रोडक्ट. इस वजह से आप औरों से या पूरे उस क्राउड से आप अलग स्टैंड करते हो. और जब ऐसी सिचुएशन आती है विच इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जहाँ पे आपके प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, आपकी कॉस्ट कम आती है, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के. मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ स्टेट करे हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, दैट इज योर एप्पल. तो एप्पल ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कर रहा है यहाँ पे. क्या नाम है, अपने जो बिजनेस कर रहा है वो ग्लोबल लेवल पे कर रहा है, वर्ल्ड वाइड कर रहा है. वो अपने आईफोन्स को वर्ल्ड वाइड सेल करता है. ठीक है. टोयोटा जो है इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. वो मैन्युफैक्चर करता है कार्स को, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इट यूज टू सेल. ओके. मैकडोनाल्ड्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल. इसकी जो ब्रांचेस है वो अलग अलग कंट्रीज में है, और वो ऑपरेट कर रहा है मैनी कंट्रीज, विच वन वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. ओके. सो हियर हम देखते हैं कि अब आते हैं कि मोड्स ऑफ एंट्री इनटू बिजनेस क्या क्या होते हैं. तो कई सारे मोड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट, सबसे आसान तरीका जो हम मानते हैं एक तरीके से, और लो, जिसपे कम रिस्क होता है, जिसमें कम कॉस्ट होती है, तो ये तरीका होता है, दैट इज योर एक्सपोर्टिंग. क्या होता है एक्सपोर्टिंग? एक्सपोर्टिंग मतलब कि आप जैसे मुझे मेरी कोई फर्म है, अब मुझे सामान बेच एक्सपोर्ट करना है. ठीक है. दूसरी कंट्री में बेचना है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्टिंग. तो जब मैं ये काम डायरेक्टली करूंगी, मतलब कि एक्सपोर्टिंग भी दो तरीके की होती है, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मतलब कि जब आपकी कोई बिजनेस फर्म है और वो बिजनेस फर्म डायरेक्टली कोई सामान बेच रही है दूसरी कंट्री में, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. बट इन द अदर केस, उसमें क्या होगा कि एक एजेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. जस्ट अ मिनट. सो so where were we? Exporting.
ओके, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई कंट्री एजेंट या ब्रोकर्स के थ्रू एक्सपोर्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। ठीक है। दूसरा जो तरीका है दैट इज लाइसेंसिंग। ठीक है, तो लाइसेंसिंग का मतलब ये होता है परमिशन टू यूज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड टेक्नोलॉजी। हमने कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट की फॉर एग्जांपल, अब हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करने का जो राइट है वो किसी दूसरी फर्म को बोल देते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। वी गिव यू दिस राइट टू यूज दिस टेक्नोलॉजी और पेटेंट और ट्रेडमार्क। तो जब हम किसी दूसरी फर्म को ये राइट दे देते हैं और उस राइट को वो दूसरी फर्म एक्सरसाइज करती है, मतलब कि उस फर्म को लाइसेंस मिल चुका है उस हमारी टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का, दैट इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। ठीक है। थर्ड आता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग बहुत ऐसी कंपनीज है, जैसे यूजुअली आपने देखा होगा KFC's है, या फिर जो ये बर्गर बनाने वाली कंपनीज होती है, मेनली लाइक मैकडोनाल्ड्स है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट बर्गर फार्म है। ठीक है। और क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कि KFC's है। तो ये सारी कंपनीज फ्रेंचाइजिंग मेथड यूज कर रही है, जिसके अंदर वो लोग अलग अलग कंट्रीज में अपने ब्रांचेस को खोल रहे हैं। और इसमें ये चीज होती है कि आप एक बिजनेस फॉर्मेट ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब कि आपने एक दूसरी फर्म को बोला कि आपने दूसरी फर्म को एक तरीके से राइट दिया कि आप उसको आपने फ्रेंचाइजी दे दी। मतलब दो पार्टीज होती, फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी। जो ये राइट दे रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजर, और जो ये राइट लेगा बिजनेस को ओपन करने का वो है फ्रेंचाइजी। अब क्या होगा, जिसको इसने ट्रांसफर किया है राइट टू डू द बिजनेस ना, फॉर एग्जांपल मैकडोनाल्ड्स का ही ले लेते हैं कि मैकडोनाल्ड की एक ब्रांच है, उसने दूसरी ब्रांच को बोला, फ्रेंचाइजी उसकी फ्रेंचाइजी को बोला कि आप ये बिजनेस यहाँ अमेरिका में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हो गया फ्रेंचाइजी। अब जो ट्रेनिंग होगी एम्प्लॉयज की, उनका बिहेवियर, उनकी ट्रेनिंग, वो सब कुछ जो है मैकडोनाल्ड्स खुद खुद ये देखेगा कि क्या उनका एज पर दी स्टैंडर्ड उनका बिहेवियर है, एज पर दी स्टैंडर्ड्स उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद, प्रॉपर उनका डेवलपमेंट करने के बाद उनको फ्रेंचाइजी जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो फ्रेंचाइजिंग में ये होता है कि जैसे फूड कोस्टा है, तो फूड कोस्टा की अपनी एक फॉर्मेट होता है, अपनी एक थीम होती है। उसी थीम को सभी सभी जो ब्रांचेस होती है वो सेम थीम उनको अप्लाई कर रही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं पे रेड कलर यूज कर रहे हो, कहीं पे आप व्हाइट कलर यूज कर रहे हो। यू हैव टू यूज दैट सेम थीम, सो सो दैट जब भी आप अमेरिका वाले ब्रांच में जाओ या फिर ऑस्ट्रेलिया के ब्रांच में जाओ, आपको सेम सेम थीम मिलेगी, तो यू कैन रिकॉग्नाइज दैट ये जो रेस्टोरेंट है ये इस ब्रांड का है। राइट। तो ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट होता है वो फूड कोस्टा ही देगा उन एम्प्लॉयज को। तो ट्रेनिंग और ये सब उनकी तरफ से होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के बीच में। फोर्थ आता है जॉइंट वेंचर। अब जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक एक कंपनी इंडिया में है, एक कंपनी अमेरिका में, दोनों अपना इंडिपेंडेंटली बिजनेस जो है परफॉर्म करती है। लेकिन एक दिन उन्होंने दोनों जो है एक एक बार मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म कर लेती है, जिस कॉल्ड जॉइंट वेंचर, जहां पे टू कंपनी शेयर ओनरशिप। ठीक है। तो दोनों कंपनीज मिलकर जब नई कंपनीज फॉर्म करती है तो उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। अब आता है होली ओन सब्सिडरी। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि एक फॉरेन कंपनी, लाइक अमेरिका की कोई कंपनी है, और वो इंडिया की कोई कंपनी में 100% ओनरशिप रिसीव कर रही है। 100% ओनरशिप जो है, 100% शेयर्स उसके खरीद के अपनी ओनरशिप ले रही है, दैट इज कॉल्ड होली ओन सब्सिडरी। ठीक है। तो जैसे होल्डिंग कंपनीज होती हैं, उनकी सब्सिडरीज होती हैं, फिर उनकी सब्सिडरीज होती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, होल्डिंग कंपनी तो ऐसी कंपनी होती है अ, जिसने दूसरी होल्डिंग कंपनी मतलब पेरेंट कंपनी, राइट, जिसने शेयर्स उसके शेयर्स उसके खरीदे हैं, उसको खरीद लिया उस कंपनी को, तो वो तो होल्डिंग हो गई। और जिसको खरीदा गया है वो कंपनी हो गई सब्सिडरी। ओके। सो
होली ओन सब्सिडरी भी एक तरीका हो सकता है जहां पे एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी में उसके 100% शेयर्स खरीद के उसको अपनी सब्सिडरी बना सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको यहाँ पे एज अ माइंड मैप दिखा रखा है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो रिवाइज करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, ओके। यहाँ पे ट्रेड थ्योरीज हो गया, इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक्सचेंज रेट सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन, एफडीआई, एमएनसीज में लाइसेंसिंग, मोड्स ऑफ एंट्री, एक्सपोर्टिंग, अब्सोल्यूट, सब कुछ पढ़ने वाले हैं इसको। एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। सो ओके। सो एज जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, हमने ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट पढ़ लिया, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट पढ़ लिया अच्छे से, जो कि ट्रेड बेस्ड मोड है। ट्रेड बेस्ड मोड्स बोलते हैं। इसमें एक्सपोर्टिंग भी आती है, इंपोर्टिंग भी आती है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब सेकंड आता है, हमने लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग डिस्कस किया, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड्स कहते हैं जिसे हम। ठीक है। राइट्स दिए जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं राइट्स बेस्ड। ठीक है। इसमें कोई इक्विटी नहीं खरीद रहे हम, कुछ शेयर्स नहीं मतलब इशू कर रहे। यहाँ पे हम लोग राइट्स दे रहे हैं किसी दूसरी फर्म को, और वो जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रही है। थर्ड आता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। ओके। सपोज कि जापान की एक कंपनी है, जापान की एक कंपनी इंडिया में आती है, तो वो इंडिया में जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उस पर काम करती है। और मेट्रो का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, और मेट्रो जब वो तैयार हो जाती है पूरी, तो उसकी जो की होती है वो यहाँ की यहाँ की फर्म को पकड़ाकर वो चली जाती है। मतलब उसने सारा कुछ बिल्डअप कर दिया, बिल्डअप करने के बाद उसने अपना प्रॉफिट ले लिया, एंड देन उस जो की है उस की को हमारे यहाँ की फर्म को पकड़ा दिया। दिस इज व्हाट टर्न की प्रोजेक्ट, जहां पे क्या है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस। ठीक है। एंड फिर आता है आपका जॉइंट वेंचर। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, होली ओन सब्सिडरी समझा दिया। ठीक है। जो जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरीज होती है, वो इन्वेस्टमेंट मोड्स के बेसिस पे होती हैं, जहाँ पे इक्विटी बेस सब कुछ होता है। और जो सारा कंट्रोल होता है वो किसके ऊपर होता है, होल्डिंग कंपनी के ऊपर होगा, या फिर दोनों कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म कर ली, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। ठीक है। नाउ ओके। सो हमने ये देख लिया था कि लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, रॉयल्टी इनकम, और उससे वो क्या कमाते हैं, रॉयल्टी इनकम कमाते हैं। ठीक है। जॉइंट वेंचर में ही समझा था कि शेयर ओनरशिप होती है, लोकल पार्टनर्स होते हैं, शेयर्ड रिस्क होती है, तो इससे कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हो जाता है, दैट बिकम्स इजियर फॉर द फर्म टू ऑपरेट। देन ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ओके। जो अब ये ग्रीन ये होता है कि जहाँ पे एक्वायर, एक कंपनी एक्वायर नहीं करी दूसरी कंपनी को, लेकिन अपने अपने खुद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद की जो एसेट्स है, उसको बिल्डअप कर रही है, उसको खरीद रही है, एंड देन वो एक बिजनेस स्टैब्लिश कर रही है। एंड देन स्टैब्लिश करने के बाद इसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप न्यू फैसिलिटी फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है। कोई भी अगर फैसिलिटी आप किसी कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप स्क्रैच से सारी चीजें, ऑपरेशंस वगैरह सारी चीजें जो है, असेट्स खरीद रहे हो, टेक्नोलॉजी खरीद रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, वो सारा कुछ क्रिएट करने के बाद, स्टैब्लिश करने के बाद इसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता तो उसमें क्या होता कि आप किसी भी दूसरी एग्जिस्टिंग फर्म में, फर्म या कंपनी को आप खरीदते हो और उसकी फैसिलिटीज को यूज करते हो, तो व्हेन यू आर एक्वायरिंग द एग्जिस्टिंग फर्म विच इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक्वायर ना करके आप क्या कर रहे हो, वहां पे न्यू असेट्स क्रिएट कर रहे हो दूसरी कंट्री में, और फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सो ये दोनों जो है, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड, दीज आर द टाइप्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके। फुली ओन सब्सिडरी, 100% ओनरशिप होती है, फुल प्रॉफिट रिटेंशन होता है, एक्विजिशन और ग्रीन फील्ड दोनों दोनों के थ्रू हम लोग होली ओन सब्सिडरी ये जो है हम एक्वायर कर सकते हैं। फिर हायर रिस्क होती है, कॉस्ट भी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी जो ओनरशिप होती है वो भी 100% है, तो ऑफकोर्स बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर 100% ओनरशिप होगी तो कहीं ना कहीं रिस्क भी ज्यादा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रोसीजर्स। सो जब हम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले
एक्सपोर्ट प्रोसीजर कैसे होता है? रिसीव इंक्वायरी, फिर हम कोटेशन सेंड करते हैं कि ये प्राइस, सब प्राइस और डिटेल्स वो सब जो है सेट हो जाता है। फिर हम लोगों के हमारे पास ऑर्डर रिसीव होता है, फिर हम उसका प्रोडक्शन करते हैं, पैकेजिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर शिपमेंट होता है, पेमेंट, फिर हम लोग उसका कलेक्ट कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ एक्सपोर्ट किया जाता है। इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, सो वी कैन लीव इट। ओके, नो, अब आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको मैंने आगे और फर्दर बहुत अच्छे से समझा रखा है। सो यू कैन सी दिस डायग्राम, जिसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब ये हमारी कंट्री इंडिया, इंडिया और दूसरी जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे वो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो बायलेटरल ट्रांजैक्शंस हो, चाहे किसी भी कंट्री से हमने लोन लिया हो, चाहे किसी भी कंपनी कंट्री से हमने बोरो किया हो, या फिर हमने किसी को ग्रांट्स दिए हो, हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। नाउ ओके, सो अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? नैरोर कॉन्सेप्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो हम ये कह सकते हैं बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, बट बीओपी इज नॉट एट ऑल द पार्ट ऑफ बीओटी। ओके, ना बीओटी का मतलब क्या होता है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? कि जब भी कोई फर्म एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है, तो जो एक्सपोर्ट्स होते हैं अगर वो ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है, तो हमारी कंट्री सरप्लस में। दैट्स राइट, दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट हियर। ठीक है, तो जब भी एक्सपोर्ट ज्यादा है हमारी कंट्री की और इंपोर्ट्स कम है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज द सरप्लस कंडीशन। और जो इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर डेफिशिट कंडीशन। ठीक है, यही होगा। अभी कह रहा है विजिबल ट्रेड ओनली। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रेड आप कर रहे हो ना, वो विजिबल गुड्स का कर रहे हो, आप इनविजिबल गुड्स का ट्रेड नहीं कर रहे। तो बीओटी ऑलवेज कंटेन्स अ विजिबल गुड्स, जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसी को ही कंटेन करता है, मर्चेंडाइज ट्रेड करता है यहाँ पे। ठीक है, ये नैरोर कॉन्सेप्ट है, और ये पार्ट है करंट अकाउंट का, कैन बी सरप्लस और डेफिशिट हो सकता है। ठीक है, बीओपी क्या होता है? बीओपी में सर गुड्स तो आते ही है, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी आती हैं। आपने अगर कोई रेमिटेंस, फॉर एग्जाम्पल, कि एक फैमिली है, उस फैमिली का जो सन है वो फॉरेन में रहता है। अब उस सन ने अपने अपनी फैमिली को वो जो मनी मनी ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसफर्स इसमें रिकॉर्ड होंगे, राइट? और जो फैमिली है वो अपने सन को एक्सपेंसेस के लिए जो मनी दे रही है वो भी इसमें रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो रेमिटेंसेस भी रिकॉर्ड होंगे, ट्रांसफर्स भी रिकॉर्ड होंगे। इसके साथ साथ जो एफडीआई हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन कंपनीज हमारी इंडिया में एफडीआई कर रही है, या हम किसी दूसरी कंट्री में एफडीआई कर रहे हैं, या फिर एफपीआई। एफपीआई इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ की जो इंस्टीट्यूशन, अगर वो किसी दूसरे कंट्री के कैपिटल मार्केट्स में या उनके सिक्योरिटी से पैसा लगा रही है, तो वो भी इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ साथ कोई भी लोन्स, बोरोइंग्स, फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व चेंजेस भी इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, राइट? तो ये जो है हमेशा डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, नाउ हमने यहाँ इसमें डिफरेंस समझ लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। ओके, सो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आता है द मेन कॉन्सेप्ट एंड द फेवरेट कॉन्सेप्ट ऑफ यूजीसी नेट एंड एग्जाम। सो ये तो पूरा अच्छे से लर्न करके ही जाना है। ओके, अब आते हैं मार्केट्स। सो मार्केट समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि भाई व्हाट इज दिस फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। बहुत टिपिकल वर्ड्स लगते हैं, बट एक्चुअली ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अब क्या होता है कि हम जो इंडिया है, इंडिया कई कई नेशंस के साथ ट्रेड करती है। ठीक है, तो अब फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है इसे समझते हैं पहले। ठीक है, इसे बोलते हैं एफटीए, शॉर्ट फॉर्म में। अब हम जो है, इंडिया जो है वो मेंबर नेशंस के साथ ट्रेड कर रही है। तो ये बोल रहा है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं फ्री ट्रेड एरिया के, उनसे हम कोई टैरिफ नहीं लेते हैं। तो मेंबर रिमूव टैरिफ एंड क्वांटिटेटिव restrictions on trade among themselves among themselves, but each country maintain its trade policy with non-members.
ठीक है, मतलब ट्रेड पॉलिसी तो मेंटेन कर रही है पर जो टैरिफ है वो नहीं ले रही। पता, एक छूट मिल गई यहाँ पे, टैरिफ वो अपने जो फ्री ट्रेड एरिया में जितने भी मेंबर नेशंस होते हैं उनसे टैरिफ नहीं लेती। ठीक है, टैरिफ नहीं लेती, ये छूट मिल जाती है फ्री ट्रेड एरिया में। सपोज एक कंट्री है वो अगर दूसरे से ट्रेड कर रही है तो वो उसे टैरिफ नहीं लेगी, और बाकी उनकी ट्रेड पॉलिसी वो सेम रहेगी। ठीक है, सेकंड आता है कस्टम यूनियन। तो अब इसमें क्या होता है, कॉमन कस्टम यूनियन में, कस्टम यूनियन में ये होता है कि जैसे मान लो कस्टम यूनियन के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जिससे आप जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो तो आप रिमूव कर लेते हो, लेकिन जो आपके नॉन मेंबर नेशंस है, मतलब जो आपके कस्टम यूनियन के पार्ट नहीं है, उनसे आप एक कॉमन टैरिफ जो है वो रिसीव करते हो। तो इसका ये बोल रहा है कि मेंबर्स एलिमिनेट टैरिफ अमंग देमसेल्व्स एंड अडॉप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर नेशंस। ठीक है, मेंबर नेशंस को फायदा हो गया कि क्योंकि उनसे टैरिफ टैरिफ जो है वो चार्ज नहीं हुआ, लेकिन जो नॉन मेंबर्स हैं, because they are not the part of the custom union, that's why they have to give the common tariff on imports. Okay, now इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन। सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कस्टम यूनियन। फिर आता है कॉमन मार्केट। ना ये कह रहा है कि कॉमन मार्केट के अंदर आप कस्टम यूनियन और फ्री ट्रेड एरिया वाले जो एडवांटेजेस है, मतलब टैरिफ तो रिमूव हो गया और एक कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी भी क्रिएट हो गई नॉन मेंबर नेशंस के लिए, पर एक और छूट यहाँ मिलती है, वो होता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विस कैपिटल लेबर। ओके, तो हम ये अभी कह रहा है कि इंक्लूड्स अ कस्टम यूनियन प्लस द फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कस्टम यूनियन में जो आपको छूट मिल रही है ना, मतलब आपके मेंबर्स के टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, हटा दिया गया, और साथ में एक कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी बना दी गई इंपोर्ट्स के ऊपर फ्रॉम नॉन मेंबर नेशंस। वो छूट तो आपको छूट तो मेंबर्स को मिल ही रही है, उसके साथ साथ जो कैपिटल है, जो लेबर है, जो गुड्स है, उसका फ्री मूवमेंट हो रहा है मेंबर्स के बीच में। ठीक है, so includes a custom unit plus the free movement of factors of production, labor, capital among the member of countries. So इसकी जो की फीचर ये है कि इसके अंदर कोई इंटरनल टैरिफ नहीं होता, और एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रहता है नॉन मेंबर नेशंस के लिए, और फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रहता है। दैट्स ऑल, राइट। फिर आता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन जो है वो कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में। अब देखो, यहाँ पे ये कॉमन मार्केट के सारे जो एडवांटेजेस है वो इस इकोनॉमिक यूनियन के साथ होते हैं। साथ में एक और चीज जरूरी है, व्हाट इज आर कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी प्लस फिस्कल। यहाँ पे members have a common market and coordinate economic policies such as monetary, fiscal and budgetary policies। तो यहाँ पे लोग कॉमन मार्केट के सारे फीचर्स होते हैं, और साथ में इकोनॉमिक पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसके अंदर मॉनेटरी भी है, फिस्कल भी है, बजटरी पॉलिसीज है, इन सब के ये कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज भी होती है साथ में। तो कहीं ना कहीं ऑल फीचर्स ऑफ कॉमन मार्केट एंड कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, ये इसका फीचर होता है किसका, इकोनॉमिक यूनियन का। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज यूरोपियन यूनियन, जो खुद में क्या है, इकोनॉमिक यूनियन है। अब आते हैं पॉलिटिकल यूनियन। अब एक फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमिक यूनियन थी, ये पॉलिटिकल यूनियन थी। एक लेवल आप और आ गए, फिफ्थ लेवल जो आपका आता है विच इज पॉलिटिकल यूनियन, जिसको हम बोलते हैं फुल इकोनॉमिक यूनियन। कंट्री ए और बी के बीच में मेंबर के पास इकोनॉमिक यूनियन के सारे एडवांटेज होते हैं, साथ में शेयर्ड गवर्नेंस होती है एंड फुल इंटीग्रेशन होता है। मेंबर्स हैव अ सिंगल करेंसी होती है मेंबर्स की, और यूनिफाइड पॉलिसीज होती है, ऑफन शेयर अ पॉलिटिकल गवर्निंग अथॉरिटी। तो सिंगल करेंसी है और यूनिफाइड पॉलिसीज है, ठीक है, मेंबर्स को। और जो गवर्नमेंट है वो भी कैसी गवर्नेंस भी है, शेयर्ड गवर्नेंस है। ठीक है, ऑल फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक यूनियन, सिंगल करेंसी, यूनिफाइड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तो सोचो कि ट्रेड कितना स्मूथ और बहुत इजी हो जाएगा जब अगर पॉलिटिकल यूनियन लेवल पे अगर हम लोग ट्रेड करने लगेंगे। सो यूरोपियन यूनियन एग्जाम्पल, यूरोजोन एलिमेंट्स। सो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने की चार्ट भी बनाए हैं, जैसे आप इस चार्ट को देख सकते हो, यू कैन गो अलोंग, इसको समझ सकते हो आप। तो बहुत
ऑब्वियसली बात है ना कि फ्री ट्रेड एरिया में सिर्फ एक एडवांटेज था, फिर कस्टम यूनियन में दो एडवांटेज, इसमें तीन, इसमें चार, इसमें पांच। ठीक है, तो इस तरीके से। अब आते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, जो अगेन एक अलग अलग से कॉन्सेप्ट है। सो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, राइट? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन कंट्रीज करेंसी इनटू द अदर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वन वन जैसे हम बोलते हैं कि जो वन रुपी है, या फिर वन जैसे ये बोलते हैं ना कि रेट, एक्सचेंज रेट जो है वो 80 रुपीज है। जैसे $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज, या $1 इज इक्वल्स टू 85। ये क्या है? एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज है। मतलब अगर आप $1 रुपीज में अगर देखें तो 80 रुपीज का है। $1 कितने का है? 80 रुपीज का है, या 85 का है, जो भी आपका एक्सचेंज रेट है। तो इस तरीके से इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन कंट्रीज करेंसी इनटू द अदर। इट टेक्स प्लेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर मुझे ये देखना है कि यूएसडी की वैल्यू ईयूआर के टर्म्स में कितनी है, या फिर ईयूआर की वैल्यू यूएसडी के टर्म्स में कितनी है, तो इसके लिए मुझे एक एक्सचेंज रेट मिलती है, उस एक्सचेंज रेट पे ही सारा ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अब वाई इज फॉरेन एक्सचेंज इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी रेट की वजह से, एक्सचेंज रेट की वजह से हम लोग अदर नेशन से ट्रेड कर पाते हैं। क्योंकि दूसरे का तो कहीं डॉलर्स है, कहीं पाउंड्स है, कहीं येन है, कहीं यूरो है, कहीं रुपीज है। तो अब क्योंकि सबका मेजरमेंट अलग है, उसका टर्म्स ऑफ मेजरमेंट अलग है, तो कहीं ना कहीं टर्म्स ऑफ ट्रेड अलग है। टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब जो मेजरमेंट करने की यूनिट है वो अलग अलग है, तो क्या ट्रेड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ट्रेड करने के लिए आपको मेजरमेंट भी सेम करना पड़ेगा, राइट? तो फॉरेन एक्सचेंज क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कि इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनेबल करता है। जो ऑब्वियसली बात है ना कि आप ट्रेड करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे, ट्रैवल भी कर पाओगे, टूरिज्म को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आता है। सो हेल्प्स कंट्रीज मैनेज देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्योंकि हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या पढ़ा था कि लोन्स भी आते हैं, बोरोइंग्स, लोन्स होते हैं, ग्रांट्स होते हैं, रेमिटेंसेस, ट्रांसफर्स, ये सब रिकॉर्ड करते हैं। सो ऑब्वियसली बात है ना कि अगर फॉरेन एक्सचेंज होगा मार्केट में, तो ये कहीं ना कहीं बीओपी में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, राइट? एक की टर्म्स टू नो, एक्सचेंज रेट मैंने आपको अभी बताया था, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, लाइक वन यूएस डॉलर इज इक्वल्स टू 83 इंडियन रुपीज। सो इस तरीके से। नाउ इसमें दो चीजें होती है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। तो जब जब किसी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी करेंसी में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं कि मान लो पहले $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज था, अब हो गया $1 इज इक्वल्स टू 85 रुपीज। तो क्या हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ी या घटी? घट गई ना, दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। ठीक है, जहां पे हमारी कंट्री करेंसी की वैल्यू घट रही है, दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, राइट? अगर यही पर ही क्या होता, $1 इज इक्वल 75 रुपीज हो जाता है 80 रुपीज से, तो क्या होता? वैल्यू इंक्रीज हो गई, एप्रिसिएशन हो गया, राइट? तो इसी को हम एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कहते हैं, कि जब आपकी वैल्यू कंट्री करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एप्रिसिएशन, डिक्रीज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ मेजर प्लेयर्स, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स, स्पेक्यूलेटर्स, यही होते हैं जो हम लोग प्लेयर्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेड करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, जो मैं आगे से कवर करूंगी। तो जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर, इंटरेस्ट रेट्स हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है। लाइक हायर इंटरेस्ट रेट्स होंगी तो ये ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगी, और करेंसी, इंक्रीजिंग द करेंसी वैल्यू। ठीक है, इन्फ्लेशन, अब इससे क्या होगा? हायर इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द करेंसी, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, उससे जो वैल्यू होगी, हायर इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। ठीक है, ये- अब इसमें मैंने क्या किया है कि इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, मॉनेटरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, उसको मैं आगे कवर करने वाली हूँ। सो यू विल गेट दीज थिंग्स इन दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो, राइट? सो ओके, यूरोपियन यूनियन, दिस वन, राइट, यूरोपियन यूनियन। सो हमने ये वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ा अभी,
फ्री ट्रेड, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये यहाँ पे देख रहे हो आप, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं मेजर रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स जो कि बनाए गए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन इज वन ऑफ द 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स है, टू क्रिएट अ सिंगल मार्केट विद फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल एंड कैपिटल। कस्टम यूनियन है, कॉमन रेगुलेशंस है, सिंगल करेंसी इन सम कंट्रीज, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। एक और है दैट इज कॉल्ड नाफ्ता, जो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और कनाडा तीनों ने मिलकर नाफ्ता बनाया था। और अभी इसे बोलते हैं यूएसएमसीए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स मेंबर, यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा, ठीक है, अग्रीमेंट। तो यूएसएमसीए के नाम से ये जाना जाता है, टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। थर्ड आपका आता है एशियन, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एशियन कंट्रीज, जिसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती है। इसमें वही इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, कल्चरल कॉर्पोरेशन को प्रमोट करने के लिए एशियन को क्रिएट किया गया था। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म प्रमोशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये सब क्रिएट करने के लिए इन्होंने बनाया था। अदर देन दैट आप देख सकते हो यहाँ पे अमेरिकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें 54 अफ्रीकन कंट्रीज है, जिसका ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ सिंगल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस अफ्रीका। Largest free trade area in the world by the number of countries, boost intra-African trade, promotes industrialization and job creation. So it's one of the example of free trade area. So moving on to the next one. This is the most important concept, guys. This is the most important. You can't miss this, okay? So like, just a minute. Okay. So classical trade theories. सो सबसे पहले कुछ थियोरीज दी गई थी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और इवॉल्व हुई टाइम के साथ साथ। सबसे पहली थियोरी जो है जो बनाई गई थी वो थी मर्केंटिलिज्म थ्योरी। सो मर्केंटिलिज्म थ्योरी, जिसका टाइम पीरियड 16 टू 18 सेंचुरी था, जिसके प्रोपोनेंट्स थे थॉमस मोन, जीन बैप्टाइज कॉल्बर्ट, ये इनके प्रोपोनेंट्स थे। इनका कहना था कि वेल्थ ऑफ अ नेशन इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इट पजेस, कि एक कंट्री के पास कितना सोना है, कितना सिल्वर है, उससे उसकी वेल्थ डिफाइन होती है, राइट? ठीक है, अ कंट्री शुड एक्सपोर्ट मोर देन इट इम्पोर्ट्स, तभी तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होगा। दैट्स राइट, कि एक्सपोर्ट ज्यादा है और इम्पोर्ट्स कम है, तभी बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो सकता है। ठीक है, government should control trade through regulation, trade tariffs and subsidies, tariffs और regulation से government जो है ट्रेड को रेगुलेट करना चाहिए। एंड कॉलोनीज वर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स। सो मेन उन्होंने बोला कि जो वेल्थ होती है कंट्री की, वो सोना के, कंट्री के पास कितना सोना है और कितना सिल्वर है, उससे डिफाइन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो एडम स्मिथ ने दी थी, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी विच वाज कॉल्ड द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के अंदर। पर इन्होंने ये बोला कि जिस अब हर एक कंट्री के पास मतलब एक एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, कि किसी भी गुड्स को बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है। तो उनका कहना था कि एक कंट्री के पास जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो उस कंट्री को उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर ले, लेकिन जिसमें नहीं है उसको वो इंपोर्ट कर ले दूसरी कंट्री से। ये इनका कहना था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि एक इंडिया है, इंडिया अगर क्लॉथ भी क्रिएट कर प्रोड्यूस कर रही है, और जो फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ और मोबाइल दोनों प्रोड्यूस कर रही है, अब इनका जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो किसमें, क्लॉथ में है। तो क्लॉथ को प्रोड्यूस तो इंडिया में ही कर लो, लेकिन अगर आपको मोबाइल भी अगर लेकर आना है, तो आप क्या करो, इंपोर्ट कर लो मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल में आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। सो ये कह रहा है अ कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन विच इट हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। Absolute advantage exists when a country can produce a good using fewer resources। ठीक है, ठीक है, आपके पास रिसोर्स सारे हैं और आपका अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज है, आप उसको प्रोड्यूस कर लो। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज टोटल आउटपुट इन बोथ कंट्रीज बेनिफिट फॉर ट्रेड।
इसमें आप क्या करोगे, इससे दोनों कंट्रीज को फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट करोगे किसी दूसरी कंट्री से, उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है वहां पे, तो दोनों कंट्री की विन विन सिचुएशन है। एन एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर मान लो आप क्लॉथ और वाइन प्रोड्यूस कर रही है कोई कंट्री, अगर इंग्लैंड है, तो अगर क्लॉथ का 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है और वाइन का 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब ये है उसका एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एडवांटेज वाइन के अंदर है। पोर्चुगल जो है वो 20 यूनिट्स क्लॉथ के हैं, 10 यूनिट्स वाइन के हैं। सो तो 20 यूनिट्स मतलब क्लॉथ में उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज, सो वाइन को क्या कर लेगी, वो इम्पोर्ट कर लेगी, राइट। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। एंड यू नो व्हाट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो ना, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू डू इट, ओके। So let's moving on to the next theory, which is a comparative advantage theory, which was given by David Ricardo, जिनकी बुक थी On the Principles of Political Economy and Taxation, which was written in 1870. A country should specialize in the production of goods which has comparative advantage. ओके, सो इन्होंने बोला कि अगर एक कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, सर यही एग्जांपल कंटिन्यू किया है, मान लो कि अगर एक इंग्लैंड का कंपैरेटिव एडवांटेज है वाइन वाइन में, कि वो वाइन की यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है, तो वाइन को तो क्या कर लेगी वो, ओके। कंपैरेटिव एडवांटेज एग्जिस्ट व्हेन अ कंट्री कैन प्रोड्यूस अ गुड एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि जिस गुड्स में उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आ रही हो। अभी क्वेश्चन उठता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, यही क्वेश्चन उठता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल समझाती हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक जॉब कर लो ऑफ 1 लाख रुपीज पर मंथ, और या बिजनेस कर लो जिसमें आप पर मंथ 1,50,000 कमाओ। तो आपने क्या किया, आपने बिजनेस का ऑप्शन चूज किया 1,50,000 का, बाय बाय फॉरगोइंग द ऑप्शन ऑफ द जॉब। तो आपने जो 1 लाख का जॉब था, तो आपने 1 लाख रुपए को सेक्रीफाइस किया है किसके लिए, बिजनेस 1,50,000 के लिए। तो जो ये जो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो कॉस्ट आप फॉरगॉन कर रहे हो दूसरे ऑप्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर इज दैट। अब यही यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी प्रोडक्ट में कम आ रही है, उसको तो आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर लो, और जिसमें आपकी ज्यादा आ रही है उसको आप प्रोड्यूस कर लो, ठीक है। ये बोला गया है। इंग्लैंड हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन क्लॉथ, जहां पे 20 यूनिट्स ऑफ वाइन बना रहे थे, दे वर हैविंग लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दिस वाइन। एंड Portugal have comparative advantage in wine. Both countries benefit from trade. ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज किसका था, पोर्टुगल का था, और यहाँ पे इंग्लैंड का क्लॉथ में था और पोर्टुगल का वाइन में था। ओके, जस्ट अ मिनट, पोर्टुगल का वाइन में था, राइट राइट राइट। वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर, ठीक है। अब आता है आपका फोर्थ, विच इज योर थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी क्या कहता है, जो ये दिया गया था, फेडरिच लिस्ट ने ये दिया था, विच वॉज अ प्रपोनेंट, फोकस ऑन नेशनल डेवलपमेंट इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोडक्शन, emphasizes the importance of opportunity cost in trade decisions. Countries should protect infant industries until they become competitive. ठीक है, advocated for a dynamic approach to free trade. तो ये बोला गया कि जो इम्पोर्टेंस होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, उस पर एम्फेसिस डाला गया, और ये बोला गया कि कंट्री को जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज होती है उनको तब तक प्रोटेक्ट करना चाहिए जब तक वो कॉम्पिटेटिव ना हो जाए, ठीक है। तो इनका जो फोकस था वो नेशनल डेवलपमेंट पे था और इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन पे था, ठीक है। सो ये थियरीज हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आता है आपका मेन कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत ज्यादा मेन है, दैट इज कॉल्ड WTO, विच इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हिस्ट्री और राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस। इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, कई सारे, ठीक है, और फ्री के नंबर ला सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो। ना, WTO जो है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी क्या हिस्ट्री रही, कैसे ही फॉर्म हुआ, कैसे ही आया। सो क्या हुआ था 1947 में, एक जो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये इसका हेडक्वार्टर है, तो वहां पे मीटिंग हुई और वहां पे जो है
अग्रीमेंट बना, अग्रीमेंट साइन हुआ विच वाज जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और 1948 के अंदर गैट जो था वो क्या हुआ, फोर्स मतलब केम इनटू फोर्स आया। और उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो उसमें टैरिफ रिड्यूस करने का ही था कि कैसे हम टैरिफ रिड्यूस करें, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ट्रेड में कॉस्ट ज्यादा आने की वजह से कहीं ना कहीं एक बनाया गया कि कैसे हम बैरियर्स को या कैसे हम टैरिफ्स को कम कर सके, तो रिड्यूस टैरिफ एंड प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। नाउ गैट मेनली जो है वो गुड्स में डील करता था, ठीक है। नाउ अब इसमें एक और चीज है कि आपको ये भी देखना है कि इसमें कई सारे राउंड्स हुए थे, ठीक है। सबसे जो पहला राउंड हुआ था आपका हुआ था 1947 के अंदर, विच वाज जेनेवा राउंड। तो आपको एज इट इज इसको सीक्वेंशियल वाइज याद करना है, ठीक है। फर्स्ट 1947 में हुआ जिसमें गैट का क्रिएशन हुआ था, मैंने अभी बताया। 1949 के अंदर एनएससी राउंड हुआ। एनएससी राउंड में टैरिफ रिडक्शन की बात की गई थी। टर्कुए राउंड 1950 टू 51 के बीच में हुआ, जिसमें फर्दर टैरिफ कट्स के बारे में डिस्कशन किया गया था। जेनेवा राउंड सेकेंड, जिसमें 1956 के अंदर आया था टैरिफ रिडक्शन इन जापान, एंट्री को लेकर इसमें बात की, टैरिफ रिडक्शन की बात हुई थी। डिलॉन राउंड 1960 में हुआ, टैरिफ नेगोशिएशंस को लेकर बात हुई। कैनेडी राउंड, टैरिफ और एंटी डंपिंग, ओके। सो डंपिंग मतलब होता है कि जब भी आप अपने ऐसे होता है ना कि आपका कोई गुड है जो डोमेस्टिक मार्केट में, तो आप फॉर एग्जांपल 10 रुपीज का बेच रहे हो, पर आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आप उसको अदर कंट्रीज में उसकी वैल्यू कम करके बेचते हो। मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आप उसकी वैल्यू कम करो तो आप डंप कर रहे हो उसको, ठीक, उसे डंपिंग बोल रहे हैं। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल टू द ट्रेडर्स, और इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल टू द मर्चेंट्स हु वर एक्सपोर्टिंग इट। सो समवे एंटी डंपिंग का भी कॉन्सेप्ट लेकर आई, कैसे हम लोग बच सकते हैं इस चीज से। सो टैरिफ्स ऑफ एंटी डंपिंग को लेकर यहाँ बात हुई। टोक्यो राउंड 1973 टू 79 नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में। उरुग्वे राउंड 1986 टू 94 जहाँ पे डब्ल्यूटीओ का क्रिएशन के बारे में, ट्रिप्स, गैट्स, एग्रीकल्चर को लेकर बात हुई। देन दोहा राउंड आया 2001 एंड प्रेजेंट, डेवलपमेंट एजेंडा फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब उरुग्वे राउंड हुआ 1986 के अंदर, तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राउंड जहाँ पे आपको याद रखना है कि उरुग्वे राउंड से ही एक जो आउटकम निकला था वो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ। इसी के अंदर ही ट्रिप्स का भी डिस्कशन किया गया था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। गैट्स, जनरल अग्रीमेंट और ट्रेड एंड सर्विसेज। ट्रिम्स का भी डिस्कशन किया गया, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, एग्रीकल्चर ब्रॉट इन मल्टीलैटरल रूल्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, जो डिस्प्यूट सेटल का मैकेनिज्म है वो स्ट्रेंथन किया गया। तो ये सारे आउटकम्स थे उरुग्वे राउंड का, ठीक है। दोहा डेवलपमेंट राउंड 2001 जो दोहा कातर में हुआ था, फोकस ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज, मार्केट एक्सेस, सर्विसेज, लिबरलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पुअरर कंट्रीज, ठीक है। स्टिल नॉट फॉर्मली कंक्लूडेड, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट नेगोशिएशन राउंड कहते हैं दोहा राउंड, which was in 2001. So till here आपको मतलब होपफुली मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, जो मैं आपसे एफडीआई के बारे में बोल रही थी, एफडीआई को हम डिटेल में यहाँ समझेंगे, व्हाट इज एफडीआई एक्चुअली इज। सपोज कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो वो एफडीआई कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमेरिकन कंपनी इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, तो वो इन्वेस्ट कर रही है हमारी कंपनी में, दैट इज कॉल्ड एफडीएफ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या हम अमेरिकन कंपनी या दूसरी कोई फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद कर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें उसमें ओनरशिप ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एफडीआई। अब हमने इसके टाइप्स ही पढ़े थे, दैट वाज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, हमने ऑलरेडी समझ लिया, ठीक है। Investment, FDI. Investment made by a resident entity in one country into business interest in another country with lasting interest and significant influence. मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं बेसिकली। और हर एक एफडीआई का जो मोटिव होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होता है, शॉर्ट टर्म तो कोई करता नहीं है। डायरेक्ट ओनरशिप मिलती है आपको, किसी भी कंपनी की डायरेक्ट ओनरशिप मिलती है, ठीक है। कंट्रोल मिलता है उस पर, उसके डिसीजंस पे आप कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। उसके मैनेजमेंट में आप घुस पाते हो, उनके मैनेजमेंट के डिसीजन ले पाते हो। इंक्लूड्स इक्विटी, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब उसका
सबके डिसीजन आप ले पाते हो। उसका क्या प्रोडक्शन कितना करोगे, प्रोडक्शन कितना होगा, एफिशिएंसी, स्ट्रेटेजिक एसेट्स, उन सब के डिसीजन आप लेते हो, क्योंकि आप उसका जो ओनरशिप होती है वो आपके पास होती है। गॉट इट ना। आप नहीं अब आता है एफडीआई, which is foreign portfolio investment, investment made by a foreign investor in the financial assets of another company। कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, अब वो फाइनेंशियल एसेट्स में अगर इन्वेस्ट कर रहा है किसी दूसरी कंपनी के, विदाउट गेनिंग कंट्रोल और मैनेजमेंट। ये बेसिकली जो हम किसी दूसरी कंपनी के जो एसेट्स वो होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं पर विदाउट टेकिंग द कंट्रोल और मैनेजमेंट। ठीक है। और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए किया जाता है, पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया। यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं लिया, उसके डिसीजन पे कोई कंट्रोल नहीं लिया, लेकिन उसके डिवेंचर्स पर, उसके शेयर्स पर, उसके बॉन्ड्स पर या उसके म्यूचुअल फंड्स पर आपने इन्वेस्ट किया है। एम्स एट अर्निंग रिटर्न्स, हमारा तो क्या है, मुझे तो डिविडेंड चाहिए, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, मैंने अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है तो मुझे तो उसका रिटर्न चाहिए। ठीक है, मुझे आपके मैनेजमेंट डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने जो आपके शेयर्स को खरीदा है ना, मुझे उसका रिटर्न चाहिए। ठीक है। एफपीआई का मेन मोटिव शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अगर हमें इससे रिटर्न भी कमाना है तो। ब्लैक रॉक, वेनगार्ड, फिडेलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एफपीआई। अब आता है एफ आई आई, विच इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट ऑफ अनदर कंट्री। अब इसमें क्या होता है कि जो एफ आई आईज होते हैं, मतलब एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेसिकली, तो वो दूसरी कंट्री के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सबसेट ऑफ एफपीआई, अभी एफपीआई का ही क्या है, सबसेट है, made by the institutional investors like banks, insurance companies, pensions funds, mutual funds, etc। ठीक है। अब इन्वेस्ट अभी क्या करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ये दूसरे लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है, मोर लिक्विड एंड मोर मार्केट ओरिएंटेड होती है। ये भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ही होती है। ठीक है, जेपी मॉर्गन या, ठीक है, मॉर्गन स्टैनले इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस FIIs. Now, yeah, this is one of the important part, that is types of FDI. Okay. अब अगर हम टाइप्स ऑफ एफडीआई की बात करें तो विच इज हॉरिजेंटल एफडीआई। अब समझो हॉरिजेंटल एफडीआई क्या होता है। एक होता है कि सेम लेवल पे अगर कोई, आप फॉर एग्जांपल टायर्स का बिजनेस है आपका, आप टायर्स जो मैन्युफैक्चर करते हो उसे बेचते हो। अब अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हो एंड यू वांट टू एक्सपैंड इट टू द अमेरिका, तो अमेरिका की किसी एक टायर बनाने वाली कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, तो आपने सेम लेवल का काम है उसमें ही, सेम लेवल के काम में आपने इन्वेस्ट करा है, मतलब दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल एफडीआई। लेकिन अगर एक बात बताओ कि जैसे एप्पल है, तो एप्पल क्या कर रहा है कि अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, एप्पल उसको तो चाइना में बना रहा है, कंपोनेंट्स को चाइना में बना रहा है, पर इंडिया में उसको असेंबल कर रहा है, इंडिया में असेंबल कर रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई मतलब कैसे, कि आपने, या तो आप उस जिस लेवल पे काम कर रहे हो उससे आप एक लेवल ऊपर चले गए, या एक लेवल डाउन चले गए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो वर्टिकल एफडीआई होता है। लेकिन अगर अगर एफडीआई कर रहे हो सेम लेवल के ऊपर, दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो सेम लेवल के काम में, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल एफडीआई। ठीक है। अब मारुति सुजुकी है, अब वो प्लांट सेटअप करती है दूसरी कंट्रीज में, तो वो क्या है, वो हॉरिजेंटल एफडीआई है, सेम काम कर रही है। वर्टिकल में क्या है कि अगर एप्पल है तो उसने चाइना में प्रोड्यूस कर रही है, तो वो असेंबल इंडिया में कर रही है, असेंबलिंग वाले काम जो है वो इंडिया को दे दिया इसने, और चाइना में वो प्रोड्यूस वाला काम कर रही है। ठीक है, तो एक लेवल ऊपर चली गई है इंडिया में। ठीक है, तो वर्टिकल एफडीआई हो गया। अब कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई मतलब कि बिजनेस जो है ना, और दूसरे, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बट वो अनरिलेटेड बिजनेस है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि कोई कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, उसने अगर इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया, शिप बिल्डिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्ट कर लिया, तो वो अनरिलेटेड बिजनेस है। ठीक है, जब दो बिजनेस अनरिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। अब आता है मार्केट सीकिंग एफडीआई, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई।
मार्केट सीकिंग मतलब इन्वेस्टमेंट टू सर्व द लोकल मार्केट्स इन द होस्ट कंट्री। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लोकल मार्केट को सर्व करने के लिए इन द होस्ट कंट्री। अब एक तो होती है होस्ट कंट्री, एक होती है होम कंट्री। तो ये समझते हैं क्या होता है। जैसे मेरी एक कंपनी है, अगर मेरी कंपनी इंडिया में है तो मेरी इंडिया वाले मार्केट को मैं होम कंट्री बोलूंगी। लेकिन अगर मेरे को अमेरिका में बिजनेस करना है तो मैं अमेरिका वाले मार्केट को होस्ट कंट्री बोलूंगी। ठीक है। जैसे मैकडोनाल्ड्स है, तो वो अपने आउटलेट जो है वो कहाँ खोल रहा है, इंडिया में खोल रहा है। तो अमेरिका अमेरिका को मैकडोनाल्ड किसी कंपनी, अमेरिका की कंपनी है ना, तो अमेरिका तो हो गई होम कंट्री और इंडिया क्या हो गया, होस्ट कंट्री हो गया। तो अगर इंडिया मतलब होस्ट कंट्री के लोकल मार्केट को सर्व करने के लिए अगर मैकडोनाल्ड्स ने कोई आउटलेट खोला है तो उसे बोलेंगे क्या, मार्केट सीकिंग एफडीआई। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट आता है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर द नेचुरल रिसोर्सेस और रॉ मटेरियल्स। जैसे वेदांता ने एक्वायर करे माइंस अब्रॉड फॉर रिसोर्सेस। ठीक है। तो जब भी आप कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट करो जिससे आप नेचुरल रिसोर्स एक्वायर कर सको, रॉ मटेरियल एक्वायर कर सको, तो उसे हम बोलते हैं रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। मतलब रिसोर्स